हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉल ऑफ केमिस्ट्री फॉर यू पर। हम पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज की हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या इसी को बोल दिया जाता है क्रायोस्कोपी। क्या बोल दिया जाता है बेटे? क्रायोस्कोपी। तो आइए शुरू करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, वहां पर दो टर्म हमने समझी थी। यहाँ पर भी हम लोग दो टर्म्स को काफी अच्छे से समझेंगे, जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली जो टर्म है वो है बेटे आपकी फ्रीजिंग पॉइंट, जो हमको काफी अच्छे से समझनी है। उसके अलावा यहाँ पर सेकंड जो टर्म हम समझेंगे वो हमारी होगी डिप्रेशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? तो आप लोगों को ध्यान रखना है बेटे, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब किसी टेम्परेचर के ऊपर जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में दोनों का आपस में क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वेपर pressure of a solid substance is in equilibrium with लिक्विड सब्सटेंस। तो दोनों सब्सटेंसेस का जो वेपर प्रेशर है अगर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, या आप बोल सकते हैं दोनों का जब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वो टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर दो सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में हो, वही सब्सटेंस और उसी सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट हो, तो दोनों का वेपर प्रेशर एक दूसरे के इक्वल आ जाए। ठीक है बेटे, तो फ्रीजिंग पॉइंट की बात हमने कर ली है। अब हम लोग बढ़ते हैं डिप्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर बढ़ते हैं? डिप्रेशन के ऊपर। क्या मतलब है यहाँ पर जो ये डिप्रेशन लिखा है? देखो बेटे जरा समझना ध्यान से। जब किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम लोग कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं भाई? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से क्या होगा बेटे? वहां पर उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा बेटे? डिक्रीज कर जाएगा। तो वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज कर जाता है तो वहां पर उस सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो डिप्रेशन को। आप बोलोगे सिंपली, आप ऐसे डिफाइन करना इसको, इट इज lowering in freezing point of any substance when we add, या सब्सटेंस की बजाय यहाँ पर सॉल्यूशन लिखे क्योंकि सॉल्यूशन वर्ड काफी सही रहेगा। तो इट इज lowering in freezing point of any solution when we add some non-volatile सोल्यूट इन इट। जैसे ही हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का एडिशन करते हैं किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो वहां पर उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। अब कारण समझिए ऐसा क्यों होता है, क्यों फ्रीजिंग पॉइंट उसका डिक्रीज कर जाता है। एक्चुअल में होता क्या है बेटे, जैसे ही मैंने किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से क्या होगा, आपका जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम दोबारा से मेंटेन अगर हमने करना है तो वहां पर हमें दोबारा से इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो ज्यादा कूलिंग जो चाहिए उसकी वजह से हमें फ्रीजिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। चलिए ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ से काफी अच्छे से समझ में आएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि ग्राफ से ही ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं बेटे फटाफट से। यहाँ पर फिर से वही ग्राफ जो लास्ट लेक्चर में लिया था, y एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया, वेपर प्रेशर। x एक्सिस पे क्या लेंगे, टेम्परेचर। क्या लेंगे बेटे, टेम्परेचर। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि मान लीजिए यहाँ पर ये कोई प्योर सॉल्वेंट का क्या है, वेपर प्रेशर, कि टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर बढ़ता है। ये बात हमें क्लियर है बेटे।
फिर हमने क्या किया, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का एडिशन किया। ये क्या है बेटे, सोलवेंट। क्या है बेटे, सोलवेंट। किस स्टेट में है बेटे, लिक्विड स्टेट के अंदर। किसके अंदर है, लिक्विड स्टेट के अंदर। अब जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, इसलिए ग्राफ नीचे से स्टार्ट हुआ था। तो ये किसके लिए था बेटे, सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए, ये सॉल्यूशन के लिए। और सॉल्यूशन भी किस फिजिकल स्टेट के अंदर है, लिक्विड स्टेट के अंदर। ठीक है बेटे। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटे, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में, सॉल्वेंट आपका यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट के अंदर है। तो ये सॉलिड सॉल्वेंट जो होगा इसका भी कुछ ना कुछ किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर होगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आपका जो ये वेपर प्रेशर है ये इक्विलिब्रियम में होगा। किसके बेटे, आपके सोलवेंट के। किसके इक्विलिब्रियम में होगा, सोलवेंट के। जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसके अंदर डाला तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हुआ, यानी कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो हमें दोबारा से अगर इक्विलिब्रियम बनाना है तो इस ग्राफ को पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। और पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं मतलब क्या, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, यानी कि कूलिंग कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर जो सोलवेंट का केस था, ये जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर क्या होता है बेटे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्योंकि सोलवेंट प्योर है इसलिए हम इसको डिनोट कर देते हैं टी नोट एफ से। अब जैसे ही सॉल्यूशन के लिए हम लोग टेम्परेचर देखेंगे तो ये जो टेम्परेचर आएगा ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटे। अब आप देख सकते हैं प्योर सॉल्वेंट का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट था वो आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, एज कंपेयर टू बेटा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो ये डिफरेंस आया है प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में, इसको बोला जाता है डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ ही होता है आपका क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या वैल्यू होगी डेल्टा टी एफ की, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू होती है टी नोट एफ माइनस टी एफ। ध्यान रखना बेटे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब पढ़ा था तो वहां पर टी बी माइनस टी नोट भी था, जबकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर टी नोट एफ माइनस टी एफ है। ठीक है बेटे। तो ग्राफ क्लियर है आप लोगों को, एक बार फिर से बता देता हूं। यहाँ पर मान लीजिए कोई प्योर सॉल्वेंट था, इसको थोड़ा सा सही बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये मान लीजिए आपका कोई प्योर सॉल्वेंट था, लिक्विड स्टेट में था बेटे। ठीक है। अब यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से क्या होगा, यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर कम हुआ। तो दोबारा से इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमें इस ग्राफ को पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो आपका सॉलिड सोलवेंट है और सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये इस लाइन पे जब कट करेंगे तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है इसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर बेटा। आईआईटी के अंदर ग्राफ से क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन था, आईआईटी एडवांस के अंदर पूछा था कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम बनता है वो किस किस के बीच में बनता है। तो ध्यान रखना बेटे, आपको ऑप्शन देगा, आपको सॉलिड सोलवेंट और लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, या फिर दे देगा सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट और सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन कुछ भी सेट कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम बनता है वो सॉलिड सोलवेंट और लिक्विड सोलवेंट के बीच में बनता है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है वो केवल और केवल सोलवेंट मॉलिक्यूल के अंदर बनता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है ये बात, जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम बनता है वो किस किस के बीच में बनता है बेटे, सॉलिड सोलवेंट के बीच में और लिक्विड सोलवेंट के बीच में। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, आईआईटी में पूछी जा चुकी है। आईआईटी एडवांस के अंदर क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, वहां पर दिखाता हूं। तो यहां तक आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटे। ठीक है। आइए अब डेरिवेशन कर लेते हैं फटाफट से। डेरिवेशन बिल्कुल सेम है लास्ट लेक्चर की तरह, सिर्फ फर्क क्या आएगा, वहां पर हमारा टीबी या टी नोट बी था, यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है टी एफ या फिर टी नोट एफ। ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब कौन, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्रेशर। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमें पता है जो चेंज इन प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। तो इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं।
आप इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या ये लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi2। ठीक है, chi2 क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो यहां तक सबको क्लियर है बेटा, इसके बाद तो बिल्कुल सेम स्टेप चलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हमें हटाना है तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई कांस्टेंट का यूज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू के डैश chi2। ठीक है, chi2 क्या होता है बेटे, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो ये वाली वैल्यू आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन के अंदर। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के डैश n2 अपॉन n1 प्लस n2। यहां तक क्लियर बेटे। अब क्योंकि हमारा सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट है, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन है काफी कम है, इसलिए डिनोमिनेटर में से हम लोग n2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा क्योंकि n1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन n2, so n2 can be neglected, so n2 can be neglected from denominator। तो हमारी जो इक्वेशन बच जाएगी वो क्या बच जाएगी, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के डैश n2 अपॉन n1। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर चलते हैं, आप देखिएगा बेटे n1 को अगर मैं ओपन करूं, नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के डैश n2 अपॉन w1, ऊपर क्या आ जाएगा m1। तो जैसे लास्ट लेक्चर में किया था, यहाँ पर k डैश इंटू m1 को हम मान लेते हैं kf। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू kf n2 अपॉन w1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो आपका ये kf आया है ये इक्वल होता है k डैश m1 के। क्लियर है बेटे। अब ये n2 अपॉन w1 को देखिए, ये क्या है बेटे, नंबर ऑफ मोल, नीचे क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मोलैलिटी। क्या होता है बेटे, मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ डॉट एम। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटे, यही इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां से भी आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी जो डेल्टा टी एफ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये आपका डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं बेटे। जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होगा उसी टॉपिक के ऊपर आपका आने वाला है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का जो मोलर मास है, यानी कि आपका क्या, m2 की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। फिर से शुरू करते हैं। इक्वेशन क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ डॉट एम। के एफ क्या है बेटे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके ऊपर भी बात करेंगे, एक बार ये डेराइव कर लेते हैं। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ डॉट एम, मोलैलिटी क्या होता है बेटे, n2 अपॉन w1। अगर ये ग्राम में तो into 1000। तो n2 को भी ओपन कर लेते हैं। n2 क्या होगा, w2 अपॉन m2। ठीक है, अब इस मोलैलिटी की वैल्यू हमको पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या आया, w2 अपॉन w1 इंटू m2 इंटू 1000। यहाँ तक सबको क्लियर बेटे। निकालना क्या है, m2। तो m2 को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आई, m2 इक्वल टू kf डॉट w2 इंटू 1000 अपॉन w1 इंटू डेल्टा tf। ये वाला जो इक्वेशन आया है ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आएगा तो न्यूमेरिकल इस इक्वेशन के ऊपर आएगा। ठीक है बेटे। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आपने क्या क्या पढ़ा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे पहले हमने फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर आपका सॉलिड और लिक्विड सॉल्वेंट जो होते हैं आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। फिर उसके बाद आपने डिप्रेशन के बारे में पढ़ा। डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन इज बेसिकली द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए प्योर सॉल्वेंट। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ डॉट एम।
स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी, इसको डराइव किया, डराइव करने के बाद डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट डाला। ठीक है। कोज क्या दोगे बेटे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का? कोज आपको सिर्फ इतना सा देना है, आपको सिंपली बोल के आना है उसको कि भैया टेम्परेचर डिक्रीज करने से आपका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, हमें पता है। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर मैं ऐड करता हूं किसी भी सोलवेंट के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है, और वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। क्लियर है बेटा ये चीज? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं केएफ के ऊपर। केएफ क्या है बेटे आपका? केएफ है आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को बोल दिया जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो क्या है ये? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या है ये? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। डिफाइन कैसे करोगे आप? फॉर्मूले को देखिए बेटे, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ डॉट एम। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या कर दूं मैं 1, तो जो डेल्टा टीएफ है वो केएफ के इक्वल हो जाएगा। तो केएफ को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप क्या बोलोगे? केएफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है? इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ध्यान रखना मोलैलिटी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है बेटे इसकी यूनिट। क्या है इंपॉर्टेंट? यूनिट कैसे निकालोगे केएफ की? केएफ इक्वल टू डेल्टा टीएफ डिवाइड बाय एम। डेल्टा टीएफ क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। तो पर केजी को मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये क्या हो गया? केल्विन केजी। तो यूनिट क्या निकल के आई? केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्या निकल के आई बेटे? केल्विन किलोग्राम पर मोल। अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो ये क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। तो यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जा चुकी है, डेफिनेशन भी पूछी जा चुकी है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है बेटे, उसके बाद अगर लैब के अंदर आपको डिटरमाइन करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है उस मेथड को बोला जाता है रास्ट मेथड। क्या बोला जाता है बेटे? रास्ट मेथड। तो आपको ध्यान रखना है, रास्ट मेथड से हम क्या करते हैं? डिटरमाइन लैब के अंदर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है बेटे, इस रास्ट मेथड के अंदर जो सोलवेंट हम लोग लेते हैं वो सोलवेंट कौन सा लेते हैं? कैम्फर। कौन सा लेते हैं बेटे? कैम्फर। कैम्फर क्यों लेते हैं? क्यों सुटेबल होता है? क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट या फिर आप बोल दीजिए जो इसका केएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये ज्यादा सही रहेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जो केएफ वैल्यू होती है काफी हाई होती है। केएफ वैल्यू के हाई होने की वजह से ये क्या करता है? आपका जो रिजल्टिंग आपका सॉल्यूशन तैयार होता है उसके फ्रीजिंग पॉइंट में काफी ज्यादा डिप्रेशन करता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर करना इजी हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है बेटे, रास्ट मेथड के लिए सोलवेंट क्या यूज करते हैं? कैम्फर। क्या यूज करते हैं बेटे? कैम्फर। ठीक है बेटे, यहां तक सबको क्लियर। अब हम लोग करते हैं काफी अच्छे क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर में आ चुके हैं या फिर आने वाले टाइम में आ सकते हैं। आज क्वेश्चन दोनों टाइप के करेंगे, सब्जेक्टिव भी करेंगे और ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करने वाले हैं, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन दोनों में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है बेटे, तो आइए फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो कुछ इस तरीके से, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस। एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस कौन होते हैं या कौन से सब्सटेंसेस को हम लोग एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है बेटे, काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करते हो। क्या करते हो बेटे? किसी भी सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करते हो। तो आपको ध्यान रखना है दीज आर दोज सब्सटेंसेस, these are those substances which causes
which causes depression in freezing point of a substance of a solvent बोलिएगा, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है बेटे, क्लियर है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो होता है एंटी फ्रीज का वो आपका होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या होता है बेटे? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो जरा ध्यान से देखिए बेटे, इथाइलिन ग्लाइकोल का कहाँ यूज होता है? जितने भी अपने सब जीरो रीजन्स होते हैं या कोल्ड कंट्रीज जितनी भी होती हैं, वहां पर क्या होता है, कार के रेडिएटर के अंदर ये इथाइलिन ग्लाइकोल को हम लोग मिक्स कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है, वो उस कार के रेडिएटर के अंदर जो वाटर है उसके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देगा? डिप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से वो वाटर जो है वहां पर फ्रीज नहीं होगा और कार का रेडिएटर जो है वो काफी इफेक्टिवली वर्क करेगा। ठीक है बेटे, तो ध्यान रखना। अब क्वेश्चन उठता है कितना कम कर देता है, तो आपको ध्यान रखना बेटे, बहुत सी जगह लिखा मिलता है 50 -52 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है -17.6 डिग्री सेल्सियस। तो आपको आंसर किसके अकॉर्डिंग करना है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि एनसीईआरटी में कुछ आंसर मिलता है और बच्चों का कुछ आंसर आता है, लेकिन लास्ट में फिर प्रेफर किसको किया जाता है? एनसीईआरटी वाले आंसर को। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी सेम कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटे, व्हाट आर डी-आइसिंग एजेंट्स? डी-आइसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ठीक है बेटे, तो ध्यान रखना बेटे, डी-आइसिंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो कि मेल्टिंग में हेल्प करते हैं, वाटर की मेल्टिंग में। आपको ध्यान रखना है, दीज आर दोज एजेंट्स विच हेल्प्स इन मेल्टिंग ऑफ आइस बाय डिप्रेसिंग इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलोगे बेटे? दीज आर दोज एजेंट्स विच हेल्प्स इन मेल्टिंग ऑफ आइस बाय डिप्रेसिंग इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं फटाफट से, these are those agents which helps in melting of ice and या फिर बोल दीजिए by depressing its melting या freezing point बोलिए बेटे। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देते हैं। सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या बेटे? NaCl और CaCl2, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को हम लोग डी-आइसिंग एजेंट की फॉर्म में यूज करते हैं। कारण क्या है बेटे? ये क्या करते हैं, ये मेल्टिंग ऑफ आइस में हेल्पफुल होते हैं, साथ के साथ आपके जो सोलवेंट है उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देते हैं, यानी कि उसको दोबारा से फ्रीज नहीं होने देते हैं। ठीक है, कहाँ यूज किया जाता है? जितने भी अपनी कोल्ड कंट्रीज होती है, स्नोफॉल होता है बेटे, तो रोड के किनारों के साथ साथ इनको क्या कर दिया जाता है? स्कैटर कर दिया जाता है। और इनकी स्कैटरिंग से क्या होता है, वहां पर जो रोड के ऊपर आपकी आइस होती है वो मेल्ट होना शुरू कर देती है। क्लियर है बेटे? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। कितना कम करता है? NaCl जो होता है -21 डिग्री सेल्सियस तक कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन को, और जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ये -55 डिग्री सेल्सियस तक लेके चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा CBSE 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, दोबारा फिर आने के चांसेस है। तो क्वेश्चन आपका CBSE 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहता है what will happen to freezing point of potassium iodide when we add mercuric iodide in it? क्या है बेटे? when we add mercuric iodide in it। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए बेटे, CBSE 2019 का क्वेश्चन है। कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा पोटेशियम आयोडाइड के जब इसके अंदर हम लोग मर्करिक आयोडाइड डाल देते हैं। तो आपको आंसर क्या करके आना है? आंसर इस तरीके से करना है बेटे, यहाँ पर मर्करिक आयोडाइड क्या होगा? HgI2। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं Ki के साथ, तो ये आपका प्रोडक्ट बनाता है K2HgI4। एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इक्वेशन बैलेंस नहीं, इक्वेशन बैलेंस जरूर कीजिएगा।
अब देखिए बेटे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से क्या हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल घट गए। क्या हो गया बेटे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिक्रीजेस, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिक्रीज कर गए। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पे या नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। अब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल घट गया तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घट गई। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है यहाँ पर, डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ क्या होता है बेटे, टी नॉट एफ माइनस टीएफ। क्लियर है बेटे। तो यहां से आपको देखना है अगर ये घटा, ये कब घटा होगा, जब फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा होगा। इसमें से जब ये घटने वाला जो है ये इंक्रीज हुआ होगा तभी तो इसकी वैल्यू कम आई होगी, है ना। तो आपको क्या बोल के आना है कि यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है Ki का वो इंक्रीज कर जाता है जब हम लोग मर्करिक आयोडाइड इसके अंदर डालते हैं। कारण क्या दोगे, कारण दोगे क्योंकि वहां पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है और कॉम्प्लेक्स का जब फॉर्मेशन होगा तो वहां पर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जो होंगे वो आपके डिक्रीज कर जाएंगे और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जो डिक्रीज कर देते हैं उसकी वजह से आपका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है। चलिए ये तो हुई बात। एक डेली लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं बेटे। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब घर पे हम लोग किसी भी ओनियन को कट करते हैं, ओनियन को कट करते टाइम आपकी आंखों से क्या आना शुरू कर देता है, गंगा जमुना आनी शुरू कर देती है, ठीक है, रोना शुरू कर देते हो, आंखों से आंसू आते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वहां पर जैसे ही हम ओनियन को कट करते हैं तो वहां पर कुछ वेपर फॉर्मिंग केमिकल का रिलीज होता है, तो वो हमारी आंखों में जैसे जाते हैं तो उसकी वजह से आंसू आना शुरू कर देता है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना एक छोटी सी बात, कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भाई जो आपके फ्रिज के अंदर रखे हुए ओनियंस होते हैं उनको काटना काफी कंफर्टेबल होता है एज कंपेयर टू ओनियंस प्रेजेंट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा बेटे, फ्रिज के अंदर रखा मतलब उनका टेम्परेचर कम कर दिया। टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, जितने भी इनका जो टेम्परेचर कम किया वेपर प्रेशर कम हुआ। वेपर प्रेशर कम हुआ तो मतलब जितने भी वेपर फॉर्मिंग केमिकल्स थे वो कम रिलीज होंगे। कम रिलीज होंगे तो क्या होगा, आपके आंसू भी नहीं आएंगे। तो काफी इजी रहता है। आपको जब भी ओनियंस को काटना हो आप फ्रिज में डालिए, फ्रिज में डालने के बाद आप नेक्स्ट डे उसको जब काटेंगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से जो पिछले एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं और पूछे की प्रोबेबिलिटी जो है वो रिपीट होने की है तो आ सकते हैं बेटे। चलिए देखते हैं। चलिए बेटे क्वेश्चन आपका क्या है, सीएससी 2017 के अंदर पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दो कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग करा के, दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज whose molar mass is 180 gram per mole in water has boiling point 100.20 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेम सॉल्यूशन। मोलर कांस्टेंट दे रखे हैं वाटर के, केएफ और केवी की वैल्यू दे रखी है बेटे आपको। केएफ की जो वैल्यू होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है वाटर के लिए और केवी जो होता है वो आपका 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है, ठीक है। केएफ और केवी की वैल्यू मैं आपको निकालनी भी सिखाऊंगा पर्सनली कि भाई किस तरीके से आप, अगर डाटा नहीं दिया गया आपको, वैसे तो चांसेस होते हैं 99.99% आपको डाटा दिया जाएगा, लेकिन अगर डाटा नहीं दिया गया तो आपको कुछ सब्सटेंसेस के केएफ और केबी की वैल्यू डायरेक्ट भी याद करवाऊंगा और निकालने भी सिखाऊंगा कि किस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटे। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिएगा, यहाँ पर दिया गया डाटा किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। पूछ क्या रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रोच क्या रखेंगे क्वेश्चन की, यहाँ पर देखिएगा अगर डेल्टा टीबी की मैं बात करूं तो क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है बेटे, 100.20 डिग्री सेल्सियस और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये कितना आ गया बेटे, 0.20 डिग्री सेल्सियस। अब फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टीबी का, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है केबी डॉट एम। क्या होता है बेटे, केबी डॉट एम। तो यहाँ पर वैल्यूज को आप लोग पुट कर दोगे, वैल्यू पुट कर देते हो तो यहाँ पर केबी की वैल्यू 0.512 ले लोगे और मोलैलिटी यहाँ पर हमें निकालनी है, ठीक है। डेल्टा टीबी कितना आया बेटे आपका, डेल्टा टीबी आया आपका 0.20, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मोलैलिटी निकालना चाहूँ, मोलैलिटी क्या हो जाएगी बेटे, डेल्टा टीबी बाई केबी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 0.20 डिवाइड बाई 0.512, सोल्व करोगे बेटे आंसर आएगा 0.39। क्या आएगा बेटे, 0.39 मोल पर केजी। क्या आएगा बेटे, मोल पर
केजी, यूनिट जरूर ध्यान रखनी है। अब मोलैलिटी सॉल्यूशन की सेम होती है बेटे, ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, केएफ इंटू एम, एम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, केएफ की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर आपको पुट करनी है। सिंपली आप क्या कर सकते हो, केएफ की वैल्यू कितनी बेटे 1.86 और मोलैलिटी आपका आया है 0.39। सोल्व करो बेटे, सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.725, ठीक है। अब टेम्परेचर चेंज है तो ये केल्विन में आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आपसे पूछा गया है, पूछा क्या गया है, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पूछा गया है बेटे, फ्रीजिंग पॉइंट, तो टीएफ पूछा है। टीएफ क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ, ठीक है बेटे। अब प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 273.15 केल्विन। इसके अंदर से माइनस कर दोगे किसको, 0.725 केल्विन को, तो आंसर क्या आएगा 272.452 केल्विन, ठीक है। इस तरीके से 4-5 तक रख लो इसको, तो ये आंसर आपका आ जाता है। क्वेश्चन की ध्यान से लैंग्वेज पढ़नी है। आपको दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिक्स करा के दी थी, एक का डाटा दिया गया था, दूसरे का डाटा आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले डेल्टा टीवी निकाला, टीवी माइनस टी नॉट बी से, वहां पर 0.20 डिग्री सेल्सियस आया। फिर डेल्टा टीवी निकाला कैसे, केबी डॉट एम से, तो यहाँ पर मोलैलिटी की वैल्यू हमने निकाली, मोलैलिटी की वैल्यू आई 0.39 मोल पर केजी। उसके बाद डेल्टा टीएफ निकाला, क्योंकि मोलैलिटी हमारे पास आ गई है, केएफ की वैल्यू गिवन है, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आई 0.725 केल्विन। पूछा क्या गया था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेम सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन सेम बोल रहा है इसलिए मोलैलिटी की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो यहाँ से हमने टीएफ निकाल लिया, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टीएफ, तो टीएफ को इधर ले गए तो डेल्टा टीएफ को उधर ले गए, तो टीएफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ, तो आंसर क्या आ गया बेटे 272.45 केल्विन। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका जेई एडवांस के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा बेटे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इन द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल सही बात है, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन में कहता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल गलत बात है बेटा, क्योंकि ऊपर प्रूव कर चुके हैं ओनली सोल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाइड एट फ्रीजिंग पॉइंट। क्या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपका फ्रीज होना चाहेगा, नहीं बेटे, तो तीसरी बात भी आपकी गलत है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाइड एट फ्रीजिंग पॉइंट। ये वाली लाइन आपकी बिल्कुल सही है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके फ्रीजिंग पॉइंट पे आसानी से सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर पूछा बेटे 1 2 2 3 1 4 1 2 3, तो आंसर क्या बेटे सही कौन कौन से थे, पहला और फोर्थ, तो आंसर कौन सा गया बेटे, सी। आंसर क्या गया, सी। अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं, ये फिर से आपसे आईआईटी जेई के अंदर पूछा गया था, जेई एडवांस का क्वेश्चन है बेटे। ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर शुरू करते हुए भी बोला था, जब मैं ग्राफ आपको समझा रहा था तो ग्राफ के अंदर ही मैंने आपको बता दिया था कि ये ऐसा क्वेश्चन आपसे आईआईटी जेई के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था बेटे, पूछा गया था कि इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में होता है ड्यूरिंग द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए लिक्विड सोलवेंट, सॉलिड सोल्यूट, लिक्विड सोलवेंट, सॉलिड सोलवेंट, लिक्विड सोल्यूट, सॉलिड सोल्यूट, लिक्विड सोल्यूट और सॉलिड सोलवेंट। तो आंसर क्या गया बेटे, इक्विलिब्रियम जो बनता है वो केवल किसके बीच में बनता है, सोल्यूट के बीच में, अब वो चाहे लिक्विड हो या फिर वो सॉलिड हो। तो आंसर क्या गया बेटे, बी। आंसर क्या गया, बी। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के ऊपर भी, कि कई बार क्या होता है आपको क्वेश्चन के अंदर डाटा नहीं दिया होता है, तो किस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप निकाल सकते हो इसको। तो ये चीज अभी देख लेते हैं एक बार फटाफट से। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक वैसे ही अगर आपको केएफ निकालना हो तो आप यूज कर सकते हैं इक्वेशन आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ या एल डेल्टा एफ। ठीक है बेटे, यहाँ पर आर क्या है, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। अगर आपको कैलोरी में यूज करना है तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल आप यूज कर सकते हो। जूल में करनी है तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आप यूज कर सकते हो। लीटर एटमॉस्फेयर में यूज करना है तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद टी नोट स्केल, यहाँ पर क्या होगा बेटे, टी नोट वहां पर क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा बेटे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
प्योर सोलवेंट, क्या हो जाएगा बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। उसके बाद एल डेल एफ, ये क्या है बेटे, ये है आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होती है बेटे, ये पर ग्राम होती है, ठीक है, ध्यान रखना क्या होती है, ये पर ग्राम होती है सोल्यूट पार्टिकल के। अब आपको ये भी पता है, अगर आपको निकालना है क्या, एल डेल एफ, और इसकी हेल्प से आप क्या निकालना चाहते हो, डेल्टा एफ एच, तो इसको डिवाइड कर दोगे किससे बेटे, m1 से, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एफ एच क्या है आपकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और ये क्या होती है बेटे, पर मोल, तो पर मोल अगर ये होती है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, m1 से। m1 क्या है बेटे, मोलर मास ऑफ सोलवेंट, मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो ये पर ग्राम में आ जाएगी। तो इससे आपका फॉर्मूला मॉडिफाई भी हो सकता है, r T नॉट स्क्वायर m1 अपॉन 1000 डेल्टा एफ एच, इस तरीके से भी आप केएफ को निकाल सकते हो, ठीक है। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी, केबी की वैल्यू जब निकाली थी, आज केएफ के लिए भी कर ली है। अब कई बार क्या होता है बेटे, आपको टाइम की शॉर्टेज होती है एग्जाम के अंदर, तो कुछ एक कंपाउंड्स के यहाँ पर मैं केबी और केएफ की वैल्यू लिख देता हूँ, आपको एटलीस्ट इनकी जो वैल्यूज होती है ये तो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इधर मैं लिख देता हूँ सोलवेंट, कौन कौन सा सोलवेंट हो सकता है, इधर लिखेंगे हम केबी की वैल्यू और इधर हम लिखेंगे केएफ की वैल्यू। तो सबसे पहला जो हमारा सोलवेंट होने वाला है वो होगा वाटर। वाटर का जो केबी वैल्यू होता है कितना होता है, 0.52, कितना होता है बेटे, 0.52, और केएफ का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1.86। यूनिट दोनों की सेम है, यूनिट क्या है बेटे, केल्विन किलोग्राम पर मोल, क्या है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। उसके बाद सेकंड जो हमारा एग्जांपल होगा, सेकंड एग्जांपल हमारा होगा बेंजीन, क्या होगा बेटे, बेंजीन। तो बेंजीन का जो केबी होता है 2.53 होता है, और बात करें अगर केएफ की तो ये आपका 5.12 होता है। क्लियर है बेटे, तो दोनों की केबी और केएफ वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो इन 4-5 सोलवेंट के आसपास ही घूमते हैं, तो एटलीस्ट इनका तो आपको ध्यान ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो वाटर का तो आपको बिल्कुल रटा रटाया होना चाहिए। तीसरा जो हमारा कंपाउंड है, तीसरा है हमारा एसिटिक एसिड, क्या है बेटे, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जो केबी होता है वो 2.93 होता है, और जो केएफ होता है वो 3.90 होता है, ठीक है बेटे, क्लियर है। चौथा जो हमारा सोलवेंट होगा वो हमारा होगा इथेनॉल। कौन होगा बेटे, इथेनॉल। इथेनॉल की जो केबी वैल्यू होती है वो 1.20 होती है, केएफ जो होगा वो 1.93 होता है, क्लियर है बेटे। लास्ट हमारा जो सोलवेंट होगा वो होगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो केबी वैल्यू होती है वो 5.03 होती है, और केएफ वैल्यू काफी हाई होती है, तो ऐसे भी याद रह जाएगा आपको 31.8। तो इस तरीके से भी आप केएफ और केबी की वैल्यू को ध्यान रख सकते हो, अगर आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप उसको सोल्व करके निकालो, ठीक है बेटे। तो ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट खत्म हो चुकी है। अब हमारी सिर्फ एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बचती है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से इस साल आपका क्वेश्चन आ सकता है, एब्नॉर्मल मोलर मास वाला, वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है बेटे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।